नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज 25 जून का दिन है, यानी वो तारीख जिस दिन वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। और आज रविवार 25 जून को इस घटना को पूरे 48 साल हो गए हैं। ऐसे में आपातकाल की बरसी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जो लोग इमरजेंसी के मौके पर डटे रहे। आपको बता दें कि पीएम मोदी इस वक्त अपने मिस्र दौरे पर हैं और उनके दौरे का आज अंतिम दिन है। इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मैं उन सभी साहसी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और हमारी लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए काम किया। #डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी हमारे इतिहास की कभी न भूलने वाली वो अवधि है जो हमारे संविधान की ओर से बनाए गए मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। वहीं दूसरी ओर आज रविवार को बीजेपी यूपी में काला दिवस मनाएगी। इसके तहत बीजेपी सरकार कांग्रेस को घेरने के लिए गौतम बुद्ध नगर में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करने जा रही है। इस सार्वजनिक बैठक को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसके बाद 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तक इमरजेंसी लागू की गई थी। आपातकाल लागू होने के बाद लोगों की आजादी से लेकर प्रेस की स्वतंत्रता तक सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यही वजह है कि आपातकाल को भारतीय इतिहास की सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस को घेरते हुए ट्वीट कर लिखा कि आज ही के दिन 1975 में एक परिवार ने अपने हाथ से सत्ता निकलने के डर से जनता के अधिकारों को छीन व लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा था। गृह मंत्री ने आगे लिखा कि अपने सत्ता स्वार्थ के लिए लगाया गया आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक और कभी न मिटने वाला कलंक है। उस कठिन समय में अनेक यातनाएं सहकर लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया। मैं उन सभी देशभक्तों को दिल से नमन करता हूँ। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल को आज 48 साल बाद भी एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। रातों रात जिस तरह संविधान को ताक पर रखते हुए आपातकाल लगाया गया, वह सत्ता के दुरुपयोग, मनमानी और तानाशाही का आज भी सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जहां एक तरफ आपातकाल की आलोचना की तो दूसरी तरफ बीजेपी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे दुखद अध्याय था। जो लोग कभी आपातकाल का विरोध कर रहे थे, आज वह ही सत्ता में बैठकर देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं और जनता पर अघोषित आपातकाल थोपे हुए हैं। आपातकाल के विरुद्ध उठे हर स्वर को नमन। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने में लगी है। इस बीच खबर है कि केजरीवाल सरकार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने ट्वीट कर लिखा कि अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को बोल देना चाहिए कि वो तीसरी बार भी राहुल गांधी पर दांव नहीं लगाएंगे और समूचे विपक्ष पर ये दबाव नहीं डालेंगे कि देश हित में संविधान बचाने से भी ऊपर है। आपको बता दें कि प्रियंका कक्कड़ का ये ट्वीट बिहार के पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद आया है। बैठक में आम आदमी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस संसद में दिल्ली अध्यादेश का विरोध नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेगी। बिहार के पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की महाबैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनसे शेर का शिकार मुमकिन नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा के केंद्र में 9 साल पूरे होने के मौके पर इंदौर में बीजेपी की ओर से आयोजित एक आम जनसभा को संबोधित करते दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनसे शेर का शिकार होना संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों में गहरे मतभेदों का दावा करते हुए आगे कहा कि जो अपना घर तक संभाल नहीं सकते वे हिंदुस्तान के खाक संभालेंगे। ईरानी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पटना में आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पैर छू रही थीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि खुद बनर्जी ने यादव का कच्चा चिट्ठा निकालकर उन्हें भ्रष्ट नेता घोषित किया था। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को भी निशाने पर लिया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पटना में इन दलों में बड़ा याराना नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। मैं आज बड़ी विनम्रता से गांधी खानदान से पूछना चाहती हूं कि वह भारत के संग है या अनुच्छेद 370 के साथ है। असम में हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ का कहर जारी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस साल की बाढ़ की पहली लहर में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। ASDMA की रिपोर्ट के अनुसार बक्सा, बारपेटा, दरांग, धुबरी, गोलपारा, कामरूप, लखीमपुर, नलबाड़ी और उदलगुरी जिलों में 4,07,700 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात कर उन्हें असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव केंद्रीय मदद देने का आश्वासन दिया है। हिंसा प्रभावित मणिपुर पर चर्चा के लिए कल 24 जून को दिल्ली में केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक के बाद एक ट्वीट कर मणिपुर हिंसा को लेकर PM मोदी की चुप्पी पर उन्हें घेरते हुए केंद्र पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा कि यह सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होनी चाहिए थी, जिन्होंने पिछले 50 दिनों में मणिपुर को लेकर एक शब्द नहीं बोला है। कांग्रेस नेता ने गृह मंत्री की ओर से बुलाई गई इस बैठक को महज दिखावा और औपचारिकता करार देते हुए आरोप लगाया कि प्रमुख विपक्षी दल के रूप में हमारे प्रतिनिधि मणिपुर के सबसे वरिष्ठ नेता और 3 बार निर्वाचित CM ओकराम इबोबी सिंह को मणिपुर के लोगों के दर्द और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद जयराम रमेश और मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि ओकराम इबोबी सिंह जी को 3 घंटे के समय में से सिर्फ 7 मिनट दिए गए। इबोबी जी 15 साल तक मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे हैं। वे प्रमुख विपक्षी पार्टी की ओर से मीटिंग में मौजूद थे। ये बड़े अफसोस की बात है और अपमानजनक भी है। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस की ओर से 8 मांगे रखी गई हैं। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ें और अगर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते और यह इम्फाल में होती तो मणिपुर के लोगों को स्पष्ट संदेश जाता कि उनका दर्द और संकट भी राष्ट्रीय पीड़ा का विषय है। इसके अलावा कहा गया है कि मणिपुर में तत्काल सभी मिलिटेंट ग्रुप के पास से हथियार छीनने चाहिए और राज्य के मुख्यमंत्री को तुरंत बदला जाना चाहिए और जो भी कार्यवाही हो संविधान के तहत होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि सभी की शिकायतों को सुनकर संवेदनशीलता के साथ आम सहमति बननी चाहिए और केंद्र सरकार की ओर से दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों को हर समय खुला और सुरक्षित रखकर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और आजीविका का पैकेज बिना देरी के तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि घोषित राहत पैकेज अपर्याप्त है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।